हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई साथियों को इस तरह का मैसेजेस आते हैं कि सर नई ज्वाइनिंग हम कैसे कराएं, क्योंकि हम जब बिजनेस कर रहे हैं अपने डायरेक्ट सेलिंग में हम काम करना चाहते हैं। हमें पता है कि जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी नेटवर्थ होगी। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके साथ नए साथी जुड़ें, आपके साथ अच्छे अच्छे लीडर्स कनेक्ट हों। ये कैसे पॉसिबल होगा, उसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। कुल मिलाकर जब भी कभी आप किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीट कर रहे हैं या आप किसी भी नए व्यक्ति को कभी भी आप अगर अपना प्लान समझाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि कई बार जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि प्रोफेशनली सही नहीं मानी जाती है, और वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है आपके जिनको भी आप समझाने जा रहे हैं उन पर, और डेफिनेटली वो फिर लास्ट में आपके बिजनेस के साथ आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। देखो, हमें ये पहले समझना होगा कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जब हम हैं या नेटवर्क मार्केटिंग जब हम कर रहे हैं, तो उस समय बेसिकली हम एक टीम बना रहे हैं। हम अपने नीचे अपना सब ऑर्डिनेट नहीं ला रहे, अपने नीचे किसी अधीनस्थ को नहीं ला रहे, हम अपने साथ एक अपना ही टीम मेंबर को क्रिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस कभी भी, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, अगर आपको मैंने पहले भी इस बारे में बताया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी दिखाए थे। ऐसा बहुत बार होता है कि जो अपलाइन होती है उनसे ज़्यादा चेक डाउनलाइन का आता है, उनसे ज़्यादा जो रुपए आते हैं, या मैं जो कहना चाहता हूँ जो उसको रिवार्ड मिलता है वो कई बार डाउनलाइन को मिलता है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अपलाइन ऊपर रहता है तो डाउनलाइन हमेशा नीचे है, तो डाउनलाइन हमेशा घाटे में रहेगा, या डाउनलाइन जो भी काम करेगा वो सारा अपलाइन को मिलेगा। बिजनेस की खूबसूरती ही यही है कि बिजनेस की खूबसूरती है कि इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जब जैसे ऐसे काम करेगा उसको उतना उतना रिटर्न मिलता रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस बात के बावजूद भी कि वो डाउन में है या अप में है। जो जैसी मेहनत करेगा, अगर अपलाइन ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो ठीक है, अपलाइन तक भी रिवार्ड जाएगा। अगर डाउनलाइन ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो कई कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि डाउनलाइन का जो चेक है वो अपलाइन से ज़्यादा आता है। कुल मिलाकर फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे आज के आता हूँ। हमारे है टॉपिक कि आरसीएम बिजनेस में नई ज्वाइनिंग को कैसे करें, नई ज्वाइनिंग कैसे कराएं, कैसे हम नए डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, कैसे एक नए इंसान से मिले। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पर चीज़ों को लिखा हुआ है ताकि एक एक करके आपको मैं समझा सकूँ। इन पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे। ये टैग पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनको प्रैक्टिकली मैंने खुद फॉलो किया हुआ है। ये पॉइंट मैंने किसी किताब से लिख के नहीं देखे, ये अपने व्यवहारिक तौर पर जो मैंने चीज़ें सीखी जब गए। कई बार रिजेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, कई बार हम लोगों से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि वो कई नुकुर करने के बाद वो लास्ट में ज्वाइन नहीं होते। तो इस तरह की 3600 चीजें मैंने देखी हुई है। उसके बाद में ये सब चीजें आपके लिए लिखी है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होगा कि 100 में से 100 के आपके साथ ज्वाइन होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि 100 में से 10 ज्वाइन होंगे। ये इस तरह की इफेक्टिव चीजों पर अगर आप जाते हो, 100 में से 90% आपका रिजल्ट आएगा, बहुत आराम से आएगा। आप इस बात को आप भूल जाओ, वो जमाना चले गया कि जब लोग कहते थे कि यार 100 लोगों को बताओ तो 10 लोग समझते हैं। ऐसा नहीं होता। 100 लोगों को बताओ तो 100 के 100 समझते हैं और 90 तक उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 90 तक की एक्यूरेसी, एफिशिएंसी रहती है। वो जो 10 लोग हैं जो नहीं करते हैं, वो ऐसे हैं कि उनको स्वयं ब्रह्मा भी आके बोल दे तो तब भी नहीं करने वाले, तो उनके लिए हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अपने एंड से आप क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार उसको सही प्रोडक्ट मिले। हर कोई इंसान जिससे आप मिलने जा रहे हो वो चाहता है उसे सही प्रोडक्ट मिले। वो ये भी चाहता है कि उसे कम दाम में भी मिले। वो ये भी चाहता है कि उसका भी कैरियर बने, उसको भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का फायदा मिले। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के विजन पे भरोसा है, अगर आपको सच में पता है कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा आता है, काम करने पर पैसा आता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंटली अपनी बात को सामने वाले को रखना चाहिए, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। फिलहाल मैं पॉइंट्स के साथ आता हूं। सबसे पहला काम है लिस्टिंग। इन पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाता रहूंगा कि हमें लिस्टिंग कैसे करनी है, उस पर किन बातों का ध्यान रखना है। लिस्टिंग का मतलब ये होगा कि आपने कॉन्टेक्स्ट जो आपके हैं उनके बारे में आपको डिटेल पहले एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास जो कुल मिलाकर जो ले दे के बात आती है वो ये है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। और नेटवर्क बड़ा कहाँ से होगा? कई बार हम लोगों से मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि सर हमारा तो नेटवर्क ही नहीं है, हमारे नहीं है, रिश्तेदार को हमने बोला वो नहीं करते हैं, दोस्त फ्रेंड्स नहीं करते हैं। मैं आपको सही मायनों में अगर बात बताऊं, अगर आप मेरी बात का भरोसा करें, बिजनेस जब जिसका बड़ा बड़ा बिजनेस हुआ है वो कभी भी ना तो रिश्तेदारों से हुआ है, ना तो फ्रेंड से हुआ है, ना तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से हुआ है। वो बिजनेस हमेशा अपरिचित लोगों से हुआ है। स्ट्रेंजर्स ने उनके बिजनेस को बूम दिया है। अब ध्यान ये रखना कि कोई आपके बिजनेस को आपको जबरदस्ती फ्री में बूम नहीं देगा, आपको भी उनके लिए काम करना होगा। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह की चीजें होती है कि हमारे जो पड़ोसी रहते हैं या परिचित रहते हैं या रिलेटिव्स रहते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कई बार ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं इन जनरल। तो ऐसा होता है कि वो उतनी वैल्यू नहीं दे पाते। आपने सुना होगा घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप की, वो वाली बात बस। तो उस तरह की बात लगभग कहीं हो जाती है, जिस कारण से लोग उतनी वैल्यू नहीं दे पाते। जब तक कोई थर्ड पर्सन आपसे आके मिलता है, कोई स्ट्रेंजर आके मिलता है, आप लोग जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हो तो बहुत अच्छा काम होता है।
सबसे पहला काम हमें करना है लिस्टिंग का। लिस्टिंग करने के लिए हमें जितने हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में ए से निकालो जेड तक चलते रहो, सारे नाम लिख दो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी एंटीसिपेशन के। आप सारे नाम को लिख दो। ये मत सोचो कि यार ये करेंगे वो करेंगे, वो तो ऐसे सोचते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि जिनके लिए आप सोचते हैं वो करेंगे, वो नहीं करते। जिनके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होता वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। ऐसा मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी भी आप पूर्वाग्रह बनाओ ही मत। अपने विजन पे आपको भरोसा होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हो उस पर भरोसा होना चाहिए। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं सामने वाले को फंसाने के लिए नहीं काम कर रहा, मैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो ये बात रख करके, इस विजन को आप साथ में यहाँ पर रख करके अगर कॉन्टैक्ट में लिस्टिंग अपनी बनानी चालू करोगे, उसमें चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कोई अलग कलीग्स हो, वो हो, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मोबाइल से निकालो, वो बेस्ट रहती है। उसमें सारे नाम लिख दो और साथ साथ कोशिश करते रहो उन नाम जो आपने लिस्ट लिखे फिर उनको प्रायोरिटाइज करो, उनको प्राथमिकता दो। कैसे प्राथमिकता दोगे सर? उसमें देखो कि किन से मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए। तो मेरा ये सुझाव है कि ऐसे बहुत आपके कम से कम कुछ नहीं तो 5-10 लोग हर लोगों के इतने होते ही हैं। 5-10 लोग हमारे कम से कम अगर आप ढूंढोगे इतने हैं ही हितेशी कि जिनको अगर हम बोल दें दिन में कि रात है तो वो मान लेंगे हाँ रात है, जिनको हम बोल रहे रात में दिन है तो वो मान लेंगे हाँ दिन है। यानी ऐसे जो बिल्कुल आप पर एकदम भरोसा करते हैं। अब आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, तो आप सीधे पहला कॉन्टैक्ट उन्हीं से करो जिनको सही मायनों में बोलूँ, जिनको ज़्यादा आपको समझाना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ उनको ये बोलना है कि भाई मैं कर रहा हूँ इसीलिए आप करो, और वो बस आपसे कोई क्वेश्चन ना करें। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप सबसे पहली प्रायोरिटी में रखो। उसके बाद फिर आप दूसरे नंबर पर आओ, जो आपको लगता है कि करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब समझेंगे। अगर उनके दिमाग में बात फिट हो गई कि बात सही है, तो उनको मैं बताता हूँ सेकंड नंबर पे वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे ऐसे ऐसे करके अपनी प्रायोरिटी की उसको बढ़ाते रहो, लिस्ट को बढ़ाते रहो। यानी कि स्टार मार्क कर लो, 2 स्टार मार्क कर लो, 3 स्टार मार्क कर लो। तो एक लिस्ट से आपकी 3 लिस्ट निकल जानी चाहिए। एक वो होगी जिसमें आपको तुरंत मिलना है उन लोगों से, देर नहीं करनी है। दूसरी मॉडरेट लेवल की होगी, मिडिल लेवल की। और तीसरी लिस्ट जो आपकी बनेगी वो फाइनल लिस्ट बनेगी जिसमें आपने हर तरह के लोगों को रखना है। कुछ भी इसमें एंटिसिपेट नहीं करना, कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करना। लिस्ट बना दी। अब लिस्ट बनाने के बाद मान लेते हैं आपकी लिस्ट बन गई है, और अब हम उस मुद्दे पे आ रहे हैं, मेन मुद्दे पे कि ज्वाइनिंग कैसे करानी है। लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट सभी के पास होती है, लेकिन हम असल में उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को भूना नहीं पाते, हम उसका सही मायनों में उपयोग नहीं कर पाते। इससे न केवल आपको घाटा होता है बल्कि सामने वाले जिसके पास आप जा रहे थे उनको भी घाटा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया सामने वाले को तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, और घाटा उनका भी है फ्यूचर में। और मैं मानता हूं कि हम उस समय जिम्मेदार हैं जिन्होंने ढंग से नहीं समझाया होगा। इसीलिए जब आप लिस्ट बना रहे हो उसके बाद सेकंड काम हम आते हैं। आप ध्यान से एक एक बात को समझना है यहाँ से, क्योंकि ये वो काम है जब मैं आपको ले जा रहा हूँ ज्वाइनिंग करवाने के लिए। अब समझना, ये सारी बातें मैं जितना मैंने अभी तक कुछ किया उसके आधार पर जो मेरी आंखों के सामने चल रहा है उनको रख करके बोल रहा हूँ। सबसे पहले अपॉइंटमेंट यानी कि जो भी आपने लिस्ट देखा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रखा, अब आप उनसे एक अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट कैसे लें? कॉल करें उन्हें या व्हाट्सएप मैसेज करें, कुछ भी कर उनसे उनका टाइम लें। उन्हें ये शो करें कि आपको उनके टाइम की वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आपने उन्हें रैंडमली बुला दिया, या ऐसा नहीं कि कहीं आप किसी फंक्शन में गए हैं, शादी में गए हैं, कहीं आप दुकान में गए थे, आपको वो मिल गए रास्ते में, बाजार में मिल गए, और आपने बाजार में ही उनसे शुरू कर दिया कि हाँ तुम्हें बताना है, और आपने सोचा कि 2-5 मिनट में बातें खत्म कर दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। आपने प्रॉपरली उनसे टाइम लेना पड़ेगा। और जब आप उनसे टाइम लोगे कि आप बोलोगे यार मैं कुछ कर रहा हूं, या फिर मुझे कुछ आपसे समय चाहिए, थोड़ा सा जरा बातचीत करनी है जरा किसी बारे में, ऐसा आप कह सकते हैं उनसे। और वो आपका अपना स्टाइल है कि सामने वाले व्यक्ति के आधार पे आपको चीज़ें कहनी होंगी। जैसे जब मैं अपनी बात करूं, जब मैं कहता था उन दिनों कोविड का सिनेरियो चल रहा था, तो कोविड के टाइम पे जब हम लोग बात करते थे, हम किसी से बात करते थे कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, जैसे किसी से बात करते थे, आपने जो भी हमारी लिस्ट में लोग थे, तो उनका पहला क्वेश्चन होता था, कोविड के टाइम पे मिलना जुलना वैसे ही बहुत मुश्किल होता था, तो वो कहते थे कि किस बारे में, क्योंकि सामने वाला बहुत जिज्ञासु रहता है कि किस बारे में, आखिर किस बारे में चाह रहे हैं मिलना। तो उनके मन में ही 10 सवाल आते हैं कि यार इस बारे में, इस बारे में, इस बारे में, इस बारे में। तो आप उन्हें क्लियरली मत बताना कभी भी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप क्लियरली उन्हें ये मत बता देना कि मैं ये आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि पहले से मार्केट में इस पे गलत तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में फैली है, उन्होंने गलत तरीके से चीज़ों को करा है, इसलिए उनके मन में एक तरह का भ्रांति फैली हुई है चीज़ों के बारे में। इसलिए आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं आपसे सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लेता हूँ, ज़्यादा समय आपको लेना भी नहीं है, इतना समय लेता हूँ, आप कब मुझे समय दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि वो कंफ्यूज है तो आप उन्हें सीधे बोल दो कि अच्छा मैं नेक्स्ट संडे आपसे मिलता हूँ, उस समय मेरा आना उस तरफ हो रहा है, तो मैं आपसे मिलते हुए चले जाऊँगा। ऐसे में सामने वाले को लगेगा कि संडे तो 5 दिन दूर है, ठीक है, आराम से वो समय दे देते हैं उस समय। लेकिन आपकी खूबी यहां पे मानी जाएगी कि आपने रिमाइंडर सेट कर दिया होगा कि संडे के दिन इनसे मिलना है, बस संडे के दिन आप उनसे मिलने चले जाओ। वो आपको डायरेक्ट मना भी नहीं कर पाएंगे पहली बारी में, क्योंकि आपने उनसे समय उनका लिया है, और उनको अंदर से एक अच्छा फील भी होगा कि यार ये देखो अपने समय के कितने पाबंद है, कितने पंक्चुअल है। इन्होंने उस दिन कहा था आज से 5 दिन पहले कि मैं संडे को मिलूंगा, और ये संडे के दिन पहुंच भी गए। एक काम हो गया अपॉइंटमेंट लेने का। तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अगर आपकी उनसे 1-to-1 मीटिंग हो के लिए आप बैठ गए हो, आपने आधा काम मेरे हिसाब से कर दिया, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना ही मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। अब इसमें ही आपको धीरे 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 सीखना है। और ये सीखने का क्या होता है ना, कोई, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप प्लीज़ ये ध्यान रखना। तो इसीलिए आप जो कुछ बोलोगे दिल से बोलोगे, आपको जैसा लग रहा है वैसा बोलोगे, और ऐसा अगर आप बोलोगे तो सामने वाला कभी मना नहीं करेगा, अगर आप दिल से बोलोगे दिमाग के बजाय। दूसरी बात, चर्चा कैसे स्टार्ट करें। जब आप बैठे, आप जिनके साथ आप गए हैं, जिनसे आप मिलने गए हैं, संभव तो आप उनके जान पहचान में ही होंगे, कुछ ना कुछ आपकी उनसे जान पहचान होगी, बातचीत होगी। तो इसीलिए जब आप उनसे मिलने गए, आप हो सकता है उनके घर में मिले हैं, तो मान लेते हैं घर में आप जग गए, तो घर में जाते ही सबसे पहले ये बातों के बारे में स्टार्ट मत करें, सामने वाले को खुद क्वेश्चन करने दें कि क्या अच्छा, क्या मोटिव रहा होगा, इस तरह से उनके मन में क्यूरियोसिटी रखें। ऐसा नहीं कि आप गए पहले दिन, और मैं ये भी आपको बोलना चाहूँगा कि पहले दिन जब भी जाएं, आप जब भी जिससे मिले बहुत लाइट होकर मिले। ऐसा नहीं कि आपने जाते ही वहाँ पर अपनी कॉपी किताबें खोल दी, आपने उनको प्लान दिखाना शुरू कर दिया, नहीं होगा सर। वो आपके सम्मान में आधा घंटा आपको सुन जरूर लेंगे, लेकिन उनके मन में शुरुआत के 2 मिनट में ही एक छाप बन गई होगी, करना मुझे नहीं है, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर मैं करूंगा तो फिर मुझे भी यही करते रहना पड़ेगा फ्यूचर में। आप उनके मन में एक बहुत लाइट तरीके से माहौल को बनाएं। लाइट तरीके से माहौल कैसे बनेगा, चर्चा ऐसे स्टार्ट करें कि हालचाल पूछें, परिवार में क्या है, एक आत्मीयता का भाव आए, ताकि उनको लगे कि यार हाँ, एक अपनापन सा महसूस हो कि अच्छा क्या है, कौन से बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, इधर उधर की बातें, ताकि एक पर्सनल फील आए। ये एक अच्छी चीज़ भी है, ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करना है, ये करना ही चाहिए हमें। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने पॉइंट पाएंगे, क्योंकि सच में आप इसी काम के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में बातचीत भी करनी चाहिए, बिना किसी शर्म के, बिना किसी शर्माए। तो आपको उन्हें प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा। अब जैसे स्टार्ट कैसे करें, स्पेशली जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट बेस्ड किसी बिजनेस में, तो आपके प्रोडक्ट का कोई ना कोई यूएसपी होगा, कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। आपके प्रोडक्ट जैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑयल है, आपके पास हेल्थ गार्ड ऑयल है, तो आपके पास राइस ब्रांड ऑयल है, तो आप राइस ब्रांड ऑयल से शुरुआत कर सकते हैं। मैं पर्सनली बात करूँ, मैंने जब भी कभी प्रॉस्पेक्ट्स को बताया, समझाया है, मैंने कभी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं करी, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं घर में रहते हैं लोग, छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, उतनी समझ नहीं है उनके बिजनेस में क्या करना है। लेकिन सबको पता है कि भाई फूड ऑयल क्या होता है, नहाने का साबुन क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है, हल्दी मिर्च धनिया क्या होता है, इस तरह के FMCG प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, टेक्सटाइल्स क्या होती हैं, इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में लोग जानते हैं। तो आप वहाँ से शुरू करो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करो, सप्लाई और डिमांड के रूल को फॉलो करो। हो सकता है वहाँ पे कुछ आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपकी अपनी समस्या खुद बताने लग गए, आपने उनसे बात ऐसे स्टार्ट करनी है कि सर आप कौन सा फूड ऑयल ले रहे हो, आप ऐसे कर सकते हो स्टार्ट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता था। फूड ऑयल आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपको ऑप्शंस बताएंगे, ये। अगर आपकी स्टडी अच्छी है, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है फूड ऑयल पे, आप देखना, तो आप उनको सिर्फ फैक्ट बताओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं ला रखा हूँ, आप ये यूज़ करो और यही अच्छा है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को हर ही कोई अच्छा कहेगा। आपने उनको कुछ फैक्ट्स आपके उनके सामने रखने पड़ेंगे कि इससे ये दिक्कत होती है, दिक्कत होगी, तो वो एडमिट करेंगे, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ दिक्कत तो हमें हो रही है इस तेल को यूज़ करने से, ये केमिकली रिफाइंड तेल है, इससे हमें एसिडिटी वगैरह फील तो हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें वो खुद आपको बताएंगे, तो उनको भी लगेगा कि यार ये हमारे लिए एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। फिर धीरे धीरे करके आपको टॉपिक में उतरना पड़ेगा। और मेरा एक सजेशन है, किन बातों का ध्यान रखेंगे काम करते समय, जब आप ये चर्चा कर रहे हो, कुछ बातों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मेरा अपने पर्सनल सजेशन है, सबका अपना अपना इसमें मत हो सकता है, लेकिन मेरा इसमें मत ये है कि कभी भी पहले दिन जब भी आप जाएं, कॉपी पेन लेकर नेटवर्किंग वगैरह के बारे में बात ना करें, ये मेरा मानना है। आप जब भी बात करें सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड बात करें। अगर आपको लगता है कि इंसान थोड़ा सा विजनरी है, अगर वो सच में ही बिजनेस पे इंटरेस्ट रखता है, थोड़ा बहुत उसके विजन को ओपन करने की कोशिश करें, लेकिन सारी बातें एक ही दिन में मत उड़ेल दें उनके ऊपर, क्योंकि उनको समझ नहीं आ पाएगा कि क्या करना क्या है पूरी कहानी में। तो आप, मेरा तो यही सुझाव है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड बातें करें, उन्हें सिर्फ ये समझाइए कैसे करके आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी शॉप को चेंज करके यहाँ से प्रोडक्ट लो, कैसे करके आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, उस क्वालिटी को प्रूव करो, बताओ कि कैसे क्वालिटी, मार्केट में जो हम बोल रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है और यहाँ हम बोल रहे हैं क्वालिटी है, फर्क बताओ, कैसे क्वालिटी का डिफरेंशिएट आप लोग कर सकते, प्राइस रेट में डिफरेंस दिखाओ। ऐसी बुक आपके पास जरूर हो अगर पॉसिबल हो, जिसमें मार्केट प्राइस लिखे हुए हो और आपके जो भी आप प्रोडक्ट है उसका प्राइस लिखा हुआ हो, ताकि सामने वाला कंपैरिजन कर सके। इस कंपैरिजन को उनके सामने बिल्कुल रख दे, तो कोई इंसान नहीं होगा जिसे साफ साफ दिख रहा होगा कि यार कोई चीज़ बाजार में 40 की मिली, मुझे यहाँ 30 की मिली, एक बारी के लिए एग्जाम्पल के लिए, तो कोई इंसान नहीं होगा जो 10 रुपये ज़्यादा देना चाह रहा है और ऊपर से आप इसकी इतनी सारी क्वालिटी भी बता रहे हो, तो कोई इंसान नहीं होगा जो ना करना चाहेगा। वो चाहेगा कि सर मुझे करना है, आप बताएं मुझे क्या करना है। तो बस एक आपको ना वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको एक तरह से वे ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप भी सही चीज रहो, लेकिन उसको बोलने का तरीका होना चाहिए। इन्हीं चीजों को हम 36 तरीकों से बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक बार एक छोटा बच्चा है, वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मुझे उसे टीवी देखनी है, लेकिन मम्मी खिलाफ है इसके। तो वो अपनी मम्मी से ऐसा बोलता है कि मम्मी मैं पढ़ाई करते करते मुझे टीवी देखनी है, मैं देख लूँ। मम्मी भगा देती है उसे मार के, नहीं देखनी।
दूसरे बार उसको जब ये समझ में आता है, कुछ दिनों बाद उसको एक आइडिया आता है, वही बच्चा आकर एक दूसरे तरीके से वही बात बोल रहा है जो करना चाहता था। अब वो मम्मी से बोल रहा है, मम्मी क्या मैं टीवी देखते देखते पढ़ाई कर लूँ? मम्मी बोलती है, वाह बेटा वाह, टीवी देखते देखते पढ़ाई करना कितनी अच्छी बात है। अब आप फ़र्क समझ ले, पढ़ाई करते करते टीवी देखना, टीवी करते करते पढ़ाई, टीवी देखते देखते पढ़ाई करना, कितना फ़र्क है। सेकंड वाले ऑप्शन में उसको बोला है, काम दोनों में एक ही हुआ है, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है, बोलने का तरीका अलग है, जिससे बातों का पूरा भावार्थी बदल गया। बस वही चीज़ें होती है। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी कॉपी पेन जैसी चीज़ें निकाल करके आप प्लान मत समझाने लग जाना। किसी को समझ नहीं आता, शुरुआत में किसी को समझ नहीं आएगा, वो उसी को समझ में आएगा जो समझना चाहता है। लेकिन जबरदस्ती आप थोपोगे तो आपके सम्मान के लिए वो आपको सुन जरूर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो भूल के भी वो कभी चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि वो तो पता नहीं क्या क्या था, मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईजी वे में उनसे कम्युनिकेट करोगे तो उनको लगेगा तो ईजी है यार, क्योंकि ऑयल है, अच्छी चीज़ है, कोई चीज़ है, क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे कम रेट में मिल रहा है, तो मैं किसी को भी बता सकती हूँ। तो ये बात होती है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आप किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट एक्स की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, मान लेते हैं प्रोडक्ट एक्स की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात है, मार्केट में ये नहीं होता, ये सस्ता है। अब मान लेते हैं किसी बात में सामने वाला व्यक्ति आपसे मतभेद रखता है, सामने वाला व्यक्ति आपसे एग्री नहीं करता, वो आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। अगर उनका जो क्रॉस क्वेश्चन है उसका जवाब आपको पता है फैक्चुअल तरीके से, तो बड़ा शालीनता के साथ, सौम्यता के साथ अपना जवाब आप दे सकते हो, पोलाइटली आप उन्हें बता सकते हो कि सर इसमें ये चीज़ें होती हैं, इस कारण से आपको शायद ऐसा लग रहा होगा वगैरह वगैरह। जो काम नहीं करना हमें वो ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ ये नहीं करना कि आप बिल्कुल हाइपर हो गए, आप बोलने लगे नहीं जी हमारा ही सही है, तुम ही नहीं समझ पा रहे, हमारा ही सही है। एक बारी के लिए हो सकता है कि जो बात बोल रहे हो वो गलत भी हो, वो ना जानते हो फैक्ट्स, लेकिन इस बात को आपने मुद्दा नहीं बना देना। अगर मैं सही मायनों में आपको बात बोलूं, आपको बात को डाइवर्ट कर देना है, आपको बात को डाइवर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने सच बोलूंगा उन्हें कड़वा लगेगा, और सच बोलूंगा कड़वा लगेगा तो पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ये मैं आपको फैक्चुअल बातें बता रहा हूं। आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो वो सही बात है, लेकिन अभी वो उस स्थिति में नहीं है कि उस सही बात को समझ सकें। इसलिए परिस्थिति के साथ साथ मनस्थिति को भी समझना जरूरी है। दूसरी बात, मीटिंग के बाद क्या ध्यान रखें। मीटिंग हो गई और अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सच में मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगले आधे घंटे के बाद वहां का माहौल बहुत लाइट हो चुका होगा, घर का माहौल। वो आपसे इधर उधर की बातें करने लगेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आप किस काम के लिए आए थे, आपने उनके साथ क्या चीज़ें शेयर किया, उनको भी अच्छा लगा अगर आपने यहाँ तक की बातें की थी। लेकिन मीटिंग के बाद क्या ध्यान रखना है, जब आप वहाँ से चले जाते हैं, घर के लोग या फिर जो भी वो लोग जिनसे आपने बात की थी वो आपस में भी चर्चा करते हैं। उन आपस में चर्चा में फिर वो बोलते हैं कि अच्छा था, बुरा था, क्या था, उसमें हल्की फुल्की एक चर्चा होती है, कभी भी ऐसी रैंडम चर्चा होती है। उसके बाद आपको करना है फॉलोअप। अगले 48 घंटे के अंदर बोला जाता है, यानी 2 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 2 दिन, अदरवाइज 24 घंटे के अंदर अंदर आपका फॉलोअप हो जाना चाहिए उन व्यक्ति के साथ। आपको उन्हें बता देना चाहिए कि ठीक है मैं आप ये प्रोडक्ट्स वगैरह लो। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है, क्योंकि जब हम किसी से कहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, लगाना पड़ेगा, तो एक कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने वाली बात होती है। इंसान निकलना कम चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको इस बात पे बिल्कुल फोर्स कर दो कि आप ज्वाइनिंग लगाओ, नहीं। आप ये भी कर सकते हो धैर्य के साथ कि आप उनको बोलो कि आप ये प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, आपको सही लगता है तो आप ज्वाइनिंग इसलिए लगाओ ताकि आपको पक्का बिल मिलेगा, आप ज्वाइनिंग इसलिए लगाओ ताकि आपको कुछ सामान में कंसेशन मिलेगा, आपको कुछ 6 महीने बाद कुछ सामान फ्री मिलेगा। तो ये सब फायदे होने के लिए ज्वाइनिंग लगाओ। ज्वाइनिंग इसलिए मत लगाओ कि आप ज्वाइनिंग लगाओगे तो मेरे नीचे ज्वाइन हो जाओगे वगैरह वगैरह। आप उन्हें ये कह सकते हो कि आप मेरी आईडी में सामान खरीद लो, मैं आपको इतना डिस्काउंट तो दे सकता हूँ कि जो डिस्काउंट मुझे मिल रहा है वो आप मेरी आईडी में जाके खरीद लो जो आपको खरीदना है। लेकिन इससे जो रिटर्न कैशबैक होता है वो आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जिसकी आईडी में खरीदा जा रहा है उसको ही होगा। तो सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा कि यार हाँ चलो अगर मुझे लेना ही है सामान तो इनकी आईडी में ले लेता हूँ एक बारी के लिए, मुझे कुछ तो सस्ता मिलेगा। लेकिन जब वो सामान लेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, फिर वो ये सोचेंगे कि वो कैशबैक भी इनकी आईडी में क्यों जाए, उसके लिए भी मुझे क्यों नहीं आईडी बना देनी चाहिए। फिर वो खुद आपसे बोलेंगे कि सर मुझे अपनी आईडी बनानी है। ये प्रोसेस होता है। मीटिंग के बाद आपको ध्यान यही रखना है कि सामने वाले इंसान को, व्यक्ति को, ये नहीं कि आपने पूरा एफर्ट लगा दिया और आप इस इंतजार में बैठेंगे वो आपको फ़ोन करेंगे, नहीं सर। आपको अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे फॉलोअप लेना पड़ेगा और बहुत प्यार से, बहुत तरीके से लेना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस करने से बचें कि आपको मैंने बताया था आपको कैसा लगा। जहाँ पर आप ऐसा पूछोगे कैसा लगा तो उनके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे बोलने के कि सर अच्छा लगा या बुरा लगा, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हाँ ठीक है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप उनको ऐसा बोलो कि आपको जो मैंने कल प्रोडक्ट्स बताए थे आपको उनमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। आप समझ रहे हैं बात को, बोलने का फिर से तरीका। आप जब उनसे पूछेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट का वो नाम लेंगे आपके वाले, तो फिर बस उसी प्रोडक्ट को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, उसी प्रोडक्ट से आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। ये एक तरीका होता है। स्टार्टअप कैसे करें, स्टार्टअप कैसे करवाएं, ये वो वाली बात है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति को जो काम आप कर रहे हो
आप एज अ करियर इसे परस्यू कर रहे हो, आप इसको एज अ नेटवर्किंग ऐसे परस्यू करना चाहते हो। आप चाहते हो कि यार मुझे 500-1000 रुपये का ठीक है मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा कंसेशन वगैरह मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, सामान फ्री मिल जाता है, वो होता है। उसके अलावा मुझे एज अ करियर इसे करना है, एज अ करियर करना है कि कम से कम कुछ नहीं तो मैं भी बोलूँगा आपको कि 2 लाख का चेक तो आप एक बारी में चौंक जाओगे, लेकिन ऐसे चेक्स आए हैं अभी हाल ही में हमारे ग्रुप में। तो 2 लाख नहीं बोल रहा, 10,000 20,000 ऐसी इनकम भी, मिनिमम इनकम एक पार्ट टाइम करते हुए। मैं ये नहीं कहता कभी कि डायरेक्ट सेलिंग को आप फुल टाइम शुरुआत में करने लग जाओ, शुरुआत में कभी मत करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको शुरुआत में एकदम पैसा नहीं देगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा उससे आपकी ग्रोथ होगी, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ पाए कि आप इसे फुल टाइम कर पाओ। तो कम से कम 5,000, मैं कहता हूँ 2,000 5,000 भी अगर हमारे महीने के आ पा रहे हैं शुरुआत में काम करके, विद इन 1 ईयर अगर आपने किया जिसमें आपने खुद सीखा भी है, सीखते सीखते ही अगर आप 5,000 तक की भी एक मिनिमम इनकम में पहुंच रहे हो तो भी मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बड़े बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि सर हम काम करें 6 महीने के अंदर हमारा 2 लाख का चेक आ जाए, नहीं आएगा सर, प्रैक्टिकली कभी आ ही नहीं सकता। जो आपको कह रहा है आ सकता है, वो अभी आपको सुहाने सपने दिखा सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं होगा। हमें सोचना है कि स्टेप वाइज हमें चलना है, जितनी मेहनत करोगे, जितना इनपुट डालोगे, उतना ही आउटपुट आपको मिल पाएगा। तो इसलिए स्टार्टअप कैसे करवाएं, इस पर मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अब ये व्यक्ति वो बन चुके हैं जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, मुझे समझ में आया, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है, इस तरीके से मैं लोगों को बता सकता हूँ, मेरी अच्छा नेटवर्क मेरा है, और मुझे लगता है कि मेरे में वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि मैं सामने वाले को कन्विंस कर सकता हूँ, सही बातें उन तक पहुँचा सकता हूँ। आप बस मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। जब ऐसा आपसे सामने वाला व्यक्ति कहेगा तो आपको स्टार्टअप कैसे करें, ये स्किल्स आपको पता होनी चाहिए कि सामने वाले का स्टार्टअप कैसे करवाया जाएगा। उसके लिए मैं अपना सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप को हम कैसे करें। एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिस्टिंग हम कैसे करें, इस लिस्टिंग को हम कैसे करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें इसमें। अभी मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो, मैंने पहले ही कहा 100 में से 100% रिजल्ट एक बारी के लिए लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, 100 में से 100। लेकिन इतना यकीन मानिए कि 100 में से 90 रिजल्ट बहुत आसानी से इतने आ सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा, मैं अगर याद करूँ ना, मैं याद करूँ तो बहुत कम लोग ऐसे मिले जिन्होंने एक बारी जिन्होंने नहीं किया समझाने के बाद। इसमें पूरा गेम इसी चीज़ का होता है कि आप क्या अपनी बात को, जो सही बात है, क्या सामने वाले के सामने रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे, बस इतना सही गेम होता है। 100 में से 90 की मैं बात कर रहा हूँ, 90 से ऊपर 95% तक रिजल्ट होते हैं, इतने रिजल्ट होता है। मैंने कहा जो नहीं करने वाले, जो आपको पता है, क्योंकि कुछ लोग मन ही बना लेंगे, कुछ लोग मन बना के रहेंगे कि भाई आप कुछ भी बोल दो, कुछ लोग बिल्कुल मन बना देंगे कि आप कुछ भी बोल लो, हमने करना नहीं है, उनके साथ आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए आप उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट भी ना करें, बस यही बात होती है। इन चीज़ों का फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन सीरीज़ चल रही है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, नीचे कमेंट कर जरूर प्लीज़ बताएं आपकी क्या राय है, आपको क्या लगा कि मेरा कोई पॉइंट आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहिए, तो ताकि आप भी बताएं जो आपका अपने एक्सपीरियंस हो। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक मौका मिला है, आप लोगों के सुझावों के आधार पर मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पे आकर इन बातों के बारे में आपसे डिस्कस कर सका हूँ। ग्रुप के जो मेरे मेंबर्स हैं, बाकी लोग, उन्होंने मुझे उत्साहित किया इस बात के लिए कि मैं ये बातें आपके सामने रखूं, ताकि एक तरह से पूरा एज अ होल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भला हो सके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम हो सके। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस पे हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, इस कॉन्सेप्ट पे, इस बिजनेस मॉडल पे। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि अभी आप सीख रहे हैं बिजनेस को, नया कर रहे हैं। अपने ग्रुप में इन वीडियोस को देखें। जूम मीटिंग्स होती हैं, उनमें भी ये वीडियो चलाए जा सकते हैं, क्योंकि हम भी इसी तरीके से जूम मीटिंग में अपने लीडर्स वगैरह के वीडियोस चलाते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि सामने वाले को सीखने को मिलता है। थर्ड पार्टी अप्रोच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पूरी चीज़ों में ध्यान रखना, दिमाग से काम जरूर लेना है, लेकिन उसमें जो बड़ा काम होता है वो दिल का होता है। दिल से अगर आप बिजनेस को करोगे, अच्छे से करोगे, अच्छी नीयत के साथ करोगे, ईमानदारी के साथ करोगे, कोई मतलब ही नहीं है कि आपको कोई फेल कर दे, कोई मतलब ही नहीं है कि आपका रिजल्ट ना पाए। लेकिन अगर हम चतुराई से करने की कोशिश करेंगे, हम चालाकी दिखाने की कोशिश करेंगे सिस्टम के साथ, तो वो खराब होता है, वो कभी भी नहीं करना। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।